नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ का जो 2 साल का योजना है उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। इसका देखो टोटल 92 पेज का है। ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ही बनाया गया है इसे, जिसका 45 पेज हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में, मतलब जो जो फैक्ट्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको ही देख रहे हैं हम लोग। पूरा का पूरा बुक को में जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन्हीं को देख रहे हैं। तो इसका ये सेकंड पार्ट है। 45 पेज टोटल हम लोग इसके पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप सभी इसको देख सकते हो। देखिए, कई लोग मेरे से ना पूछते हैं कि सर एसीएफ का जो वीडियो लेक्चर है उसके लिए हम लोग क्या करें। तो अगर मान लो आप सभी को एसीएफ की तैयारी करना है और अगर उसके लिए आप सभी वीडियो लेक्चर ढूंढ रहे होगे तो आप लोग जो टेकलाइट इंस्टीट्यूट है, टेकलाइट इंस्टीट्यूट का वीडियो लेक्चर खरीद सकते हो। और वहाँ पर अगर आप लोग भूपेंद्र कोड यूज़ करोगे तो आप लोगों को कोई भी कोर्स खरीदो उसमें से 40% का डिस्काउंट आप सभी को वहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे खुद का ऐप है भूपेंद्र मिश्रा। अगर आप सभी यहाँ पर जाकर के मंडी निरीक्षक का अगर तैयारी कर रहे होगे तो मंडी निरीक्षक का हम लोग टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं। अगर आप सभी मंडी निरीक्षक का टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो हमारे जो ऐप है वहाँ जाकर के आप लोग मंडी निरीक्षक का टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आप सभी को एसीएफ से रिलेटेड या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अगर मान लो आपको वीडियो क्लासेस चाहिए और टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप सभी टेक लाइट का जा करके खरीद सकते हो। और वहाँ पर आपको अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये भूपेंद्र कोड यूज़ करोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला चीज़ है गढ़कलेवा। आप सभी जानते हो छत्तीसगढ़ में अगर आप सभी को छत्तीसगढ़ी जो पकवान है वो खाना हो तो आपको कहाँ जाना है? गढ़कलेवा। पहले ये सिर्फ रायपुर में हुआ करता था, आज के डेट में ये छत्तीसगढ़ के हर ज़िले में है। ठीक है, तो गढ़कलेवा हमारे छत्तीसगढ़ के यहाँ है, अभी हर ज़िले में है। और ये क्यों फेमस है? मेनली अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ पर आपको हर प्रकार का जो पकवान है वो मिल जाता है। और उसको बनाता कौन है? तो स्व सहायता समूह की महिलाएँ ही बनाती हैं। यहाँ पर बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे बस यही पूछेगा कि गढ़कलेवा का संबंध किससे है, तो आप लोग याद रखिएगा किससे है वो आपका, तो पकवान से। जैसे कि ये देखिए, हम सभी को इसको कई लोग चकरी बोलते हैं, कई लोग चकोली बोलते हैं। ये चीला है हमारा चावल आटा का जो बनता है। ये आप सभी का खुरमी है, गेहूँ चावल आटे का जो बनता है। इसको कई लोग करी लड्डू बोलते हैं, कई लोग सिर्फ लाड़ू भी के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो अपना फरा है ये सिर्फ चावल आटे का बनता है। कहीं कहीं पर आप सभी ये भी देखने को मिलता है कि गन्ना रस और चावल आटा मिला करके इसमें मीठा वाला फरा भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये मेनली अगर आपको छत्तीसगढ़ी पकवान खाना है तो आप यहाँ पर जाकर के खा सकते हो, इसलिए फेमस है अपना गढ़कलेवा। और ये फिर से आप सभी को फरा दिख रहा है। ठीक है, बहुत सस्ते में बहुत अच्छा अच्छा खाना आप सभी को मिल जाता है यहाँ पर। अगला है अपना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा योजना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको क्या बनाएगा कि तेंदुपत्ता जो संग्रहण का योजना का क्या नाम है? अभी अभी इसका नाम बदला गया है, क्या नाम कर दिया गया है? शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। अब दूसरा वहाँ से क्या आपको लिए एग्जाम में पूछेगा कि ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो कब से स्टार्ट हुआ है? 5 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 5 अगस्त सन 2020 से। और इसका उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे हुए लगभग 12.5 लाख संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के समन्वय से यह योजना प्रारंभ किया गया। मतलब क्या है? जो लोग तेंदुपत्ता का संग्रहण कर रहे हैं उन लोगों का भलाई यहाँ पर किया जाएगा। देखो, ये जब बुक छपा था तब तक तेंदुपत्ता संग्रहण दर को पहले क्या दिया जा रहा था? 2500 रुपये प्रति मानक बोरा। अब क्या कर दिया गया? इसको बढ़ा करके 4000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। ठीक है, अभी आप सभी मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा एक चीज़ कि अभी वर्तमान में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को जो प्रति मानक बोरा है वो कितना रुपए दिया जाता है? ठीक है, आज के डेट में। अगला है, देखो यहाँ से मेनली उनको समाज का उनका कल्याण के लिए करना था काम ना, तो इसके लिए ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, अगर संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु अगर मान लो 50 वर्ष से अधिक नहीं है तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है ना तो जो भी उत्तराधिकारी होगा उसको 2 लाख रुपए की अनुदान राशि मिलेगी, सहायता राशि। और अगर मान लो दुर्घटना में मृत्यु होने पर, अगर मान लो सामान्य मृत्यु होता है तो 2 लाख रुपये मिलेगा, लेकिन अगर दुर्घटना से मृत्यु हो गया तो टोटल उसको 4 लाख रुपये मिलेगा। एक तो मरने का 2 लाख और एक दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि 2 लाख रुपए अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा। मतलब 2 लाख सामान्य रूप से था और 2 लाख दुर्घटना, मतलब टोटल 4 लाख रुपए उसको मिल जाएगा। और दुर्घटना में अगर उसको विकलांगता आ जाता है तो उसके लिए उसको क्या मिल जाएगा? आपको 2 लाख रुपए उसको मिल जाएगा।
अगर पूर्ण रूप से विकलांग होता है तो। और अगर आंशिक रूप से विकलांग होता है तो कितना मिलेगा उसको, 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर मान लीजिए उसका एज और ज़्यादा है, मान लो उसका एज जो है 51 वर्ष से लेकर के 59 साल के बीच में है, तो अगर उसका सामान्य मृत्यु होता है तो उसके उत्तराधिकारी को 30,000 रुपये मिलेगा, और अगर दुर्घटना से मृत्यु होता है तो उसको 75,000 रुपये दिया जाएगा। अगर मान लो दुर्घटना के कारण उसमें विकलांगता आ जाती है तो उसको 75,000 रुपये मिलेगा अगर पूर्ण विकलांगता है तो, और अगर आंशिक विकलांगता है तो उसको 37,500 रुपये मिलेगा। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स को याद रखना, और ख़ास करके एज के साथ। ये है तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले परिवार, ये आप सभी को तेंदुपत्ता यहाँ पर दिख रहा होगा। अगला है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। तो ये इसका संबंध पूरा का पूरा सड़क से है, और ये योजना कब से स्टार्ट हुआ है तो 19 जून 2020 से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका उद्देश्य है जन सामान्य को सुविधा के लिए प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, जैसे जो शासकीय भवन हो गए, चिकित्सालय हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, पंचायत भवन हो गए, उचित मूल्य की दुकानें हो गई, आंगनबाड़ी भवन हो गए, इन सभी को क्या करना है, जैसे हाट बाजार हो गया, शमशान घाट हो गया, मेला हो गया, धान संग्रहण केंद्र हो गया, इन सभी को क्या करना है, मुख्य मार्ग से 12 पक्की सड़क से इसको जोड़ने का योजना है। ये वाला कब से स्टार्ट हुआ है, 19 जून 2020 से। अब इसमें ये सब जो पैसा खर्चा किया जा रहा है वो अलग है, ये फाइनली इतने सारा डिटेल में आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। टोटल सरकार कितना कार्यों के लिए, 4050 कार्यों के लिए 13,230 करोड़ रुपए पैसे खर्च कर रही है, बस इतना याद रखना। अब देखो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवकों को मिलेगा काम, तो 2500 रुपये पता नहीं दिए तो है नहीं, लेकिन अभी कार्य दिए देने का बात चल रहा है। प्रदेश में के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ई श्रेणी के तहत पंजीयन कराने की योजना लागू की गई है। स्थानीय बेरोजगार युवकों को 20 लाख रुपए तक के कार्य सीमित निविदा के माध्यम से मिलेगा। तो देखो इसके पहले ना एक वो बेरोजगार इंजीनियर वाला चलता था, ठीक है, तो बेरोजगार इंजीनियर वाला भी कॉन्सेप्ट यही था, वहाँ पर भी ठेका का जो काम था वही मिलता था बेरोजगार इंजीनियर लोगों को। अभी इसको क्या कर दिया गया है, ई श्रेणी का कर दिया गया है, मतलब इसमें कोई भी है अगर वो ठेका लेना चाहता है तो 20 लाख रुपए तक का ठेका उसको मिल जाएगा। ऐसे बोलते हैं, मारा मारी रहता है ठेका का, मिलता जल्दी है नहीं। अगला है राज्य के प्रमुख विकास प्राधिकरण। तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 7 विकास प्राधिकरण हैं, नाम याद रखना आप सभी। सबसे पहला है बस्तर विकास प्राधिकरण, बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के लिए अच्छा काम करने के लिए है। सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण, तो जो सरगुजा है ये समझ जाओ आपके साउथ में है, ये आपका नॉर्थ में है। और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण है। फिर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण है, और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण बोल दीजिए इसको। साथ ही साथ इंद्रावती बेसिन प्राधिकरण है, और अगला है लास्ट छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास प्राधिकरण। तो टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में 7 प्राधिकरण हैं। देखो काम सिंपल है, क्या करेंगे, अगर आप बस्तर वाले हैं तो बस्तर के क्षेत्र में आदिवासियों के लिए अच्छा काम करेंगे। मेन है यहाँ से पैसा को याद रखना। इस प्राधिकरण का बजट जो है आज 35 करोड़ से बढ़ा करके 85 करोड़ कर दिया गया है, मतलब टोटल बस्तर विकास प्राधिकरण वाले को कितना पैसा है खर्च करने के लिए, बस्तर के लोगों पर 85 करोड़ रुपए। दूसरा है सरगुजा विकास प्राधिकरण, तो सरगुजा के क्षेत्रों में यहाँ पर अच्छा काम करेंगे। और एक चीज़, इस प्राधिकरण का कार्य जो है 2019 से सरगुजा का जो संभाग मुख्यालय में संचालित है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, सरगुजा संभाग का मुख्यालय क्या है, अंबिकापुर। बस्तर संभाग का मुख्यालय कहाँ पर बोलोगे तो जगदलपुर। या सरगुजा संभाग का जो मेन, अगर देखो जैसे कि हम लोग कांकेर, जांजगीर चांपा और कोई भी अगर जिला बोलोगे ना तो उसका मुख्यालय वहाँ पर होता है। जैसे कि अगर आप कांकेर बोलेंगे तो कांकेर का मुख्यालय कांकेर में, कोंडागांव बोलोगे तो कोंडागांव का मुख्यालय कोंडागांव में है। लेकिन सरगुजा का मुख्यालय कहाँ पर है, अंबिकापुर में है। बस्तर का भी मुख्यालय कहाँ पर है, जगदलपुर में है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो सरगुजा का मेन काम संचालित होता है वो कहाँ से होता है, सरगुजा संभाग के मुख्यालय से संचालित होता है। और बाकी कुछ खास नहीं है। मध्य क्षेत्र वाले भी वही करेंगे। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा तो आपका रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर ये सब आ जाएगा। बस ये 7 का नाम याद रखना था आप सभी को, ठीक है। और यहाँ से पैसे के बारे में नहीं पूछता है जनरली कभी भी। इंद्रावती बेसिन भी है, ये टोटल 7 है, इन 7 का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम सभी। ये है हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग जिनके विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार नई नई योजनाएं ला रही है। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय। देखो नाम क्या रखा गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। राज्य का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय कौन सा है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। अब दूसरा चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पर खोला गया है, तो ये है हमारे दुर्ग जिले के
साकरा पाटन में 55 करोड़ रुपए की लागत से यह विश्वविद्यालय बनेगा, जिसकी आधारशिला 2 अक्टूबर को रखा गया है। 2 अक्टूबर क्या है, हमारे महात्मा गांधी जी का हैप्पी बर्थडे। अब यहाँ पर देखो जो लोकेशन आपको याद रह जाएगा आराम से, क्यों? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कहाँ से हैं? पाटन से हैं। तो दुर्ग जिले के साकरा पाटन में ये काम किया जा रहा है। मतलब दुर्ग जिले के साकरा पाटन में 55 करोड़ रुपए की लागत से यह विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सभी देख सकते हो, बहुत भव्य बन रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों की खेती के रकबों में बीते कुछ वर्षों में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। तो ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कितना गुना वृद्धि हुआ है। उत्पादन भी पहले की तुलना में बढ़कर 5 गुना हो गया है। वर्तमान में 8,61,000 से अधिक उद्यानिकी फसलों की खेती की जा रही है और देश में छत्तीसगढ़ राज्य उद्यानिकी फसलों की खेती में के मामले में 13वें क्रम पर है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि देश में छत्तीसगढ़ राज्य उद्यानिकी फसलों की खेती के मामले में कौन से नंबर पर है? तो हम लोग 13वें नंबर पर हैं। ठीक है, अब बात करें हमारे यहाँ वर्तमान समय में राज्य में क्या क्या है। जैसे फल, तो कितने एरिया में फल का उत्पादन होता है? तो 2,58,630 हेक्टेयर में हम लोग क्या करते हैं? फल का उत्पादन करते हैं। 25,147 हेक्टेयर में हम लोग सब्जी का उत्पादन करते हैं। 55,376 हेक्टेयर में मसाला का उत्पादन किया जाता है और 13,493 हेक्टेयर में हम लोग पुष्प का उत्पादन करते हैं। और सबसे कम हम लोग उत्पादन करते हैं औषधि एवं सुगंधित पौधों का 8,957 हेक्टेयर में। लेकिन अगर आप सभी बस्तर का जो रीजन जाओगे और कई सारे पहाड़ हैं तो वहाँ पर अपने आप कई सारी औषधियाँ हमको मिलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्या है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप लोगों को पहले बताया था वही है, एक बार और इसका डायग्राम दे दिया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है मध्य भारत की पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी। तो एग्जाम पूछेगा मध्य भारत की पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोला गया है? हमारे छत्तीसगढ़ में। नाम क्या रखा गया इसका? तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी की जयंती पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को मिली बड़ी सौगात है। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 4 एकड़ भूमि में बनेगा ये अकादमी। खेल अकादमी 15 माह में तैयार होगा, तो इसके पीछे बनाया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग रायपुर में देखे होंगे, इस टाइप का भव्य बनेगा। अभी ये बना नहीं है, बन जाएगा तो बहुत ही भव्य ये आपको दिखेगा। इसका टैगलाइन जैसे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को है तो खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला आते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है हमारे यहाँ। तो एक चीज़ बता दूँ, ये आपको चाहे CGPSC प्री दो, मेंस दो या व्यापम का एग्ज़ाम दो, ये योजना जो है सुराजी ग्राम योजना, कौन सी योजना? सुराजी ग्राम योजना। उसके तहत ये जो नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा। देखो नरवा का मतलब क्या हो जाएगा, एक चीज़ सब चीज़ याद रखना, सबका आरंभ कौन सी तारीख से हुआ है? तो 1 जनवरी सन 2019 से सब का स्टार्ट हुआ है, चाहे नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी तीनों का। नरवा का मतलब है जितना भी जल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब के सब नरवा में आ जाएंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना। ये नहर है, ये भी याद रखो। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन से माध्यम से की जाती है? तो नहरों से ही की जाती है। एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये हमारे भूपेश बघेल जी हैं। ठीक है, तो नरवा मतलब पूरा का पूरा आ गया क्या आपका? पानी से रिलेटेड। गरवा मतलब पूरा का पूरा आ जाएगा। देखो ये भी कब स्टार्ट हुआ है? 1 जनवरी 2019 से ही स्टार्ट हुआ है और ये पूरा का पूरा किससे रिलेट करता है? तो पशुओं से रिलेटेड। ठीक है, और मेन है यहाँ पर ही फिर आपका गौठान का कॉन्सेप्ट आएगा जो थोड़ा देर बाद बताऊँगा। ठीक है, अब आपको डायग्राम में तो खैर हमारे ये जो गौ माता दिख रही है, थोड़ा सा इनका हड्डी दिख जा रहा है, मतलब थोड़ा सा कुपोषित बोल सकता हूँ या थोड़ा कम खाना खाया होगा, लेकिन उनके भलाई के लिए लाया गया है गरवा योजना। तो इसमें क्या है, 5,000 गौठान के विकास का लक्ष्य रखा गया है। 1905 गौठान अब तक निर्मित किए जा चुके थे जब तक ये बुक बना था। ठीक है, तथा 2700 और बनाने वाले के लिए चिन्हांकित जगह कर लिया गया था और 1703 चारागाह निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। 718 का कार्य पूरा किया जा चुका है। तो ये सारा चीज़ है। अब देखो यहाँ पर मेनली गरवा से रिलेटेड ये याद रखना, उनका जो गोबर है उसको खरीदा जा रहा है, वो भी मेनली गाय के गोबर को खरीदा जाता है। गाय, बैल, ये सब का गोबर आ जाएगा वैसे उसमें। तो 2 रुपये किलो के दर से खरीदते हैं। ठीक है, और 10 रुपये किलो के अभी लेटेस्ट आंकड़ा के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से क्या करते हैं, उसको बेचा जाता है। घुरवा मतलब वही है हमारे यहाँ का खाद, डेट वही है 1 जनवरी सन 2019। ये खाद जो है यही क्या आपका घुरवा है और एक्चुअल में 10 रुपये में वर्मी कंपोस्ट खाद बना करके अब छत्तीसगढ़ सरकार बेच रही है। पहले जब स्टार्ट किए थे तो इसको 8 रुपये में बेचने का था। प्रावधान क्या है इसमें, देखो 4000 गांवों में 5 लाख टन से अधिक जैविक खाद तैयार करना तथा उसका विक्रय किया जाएगा।
ये घुरवा का उद्देश्य था। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदना है और पहले 8 रुपये में बेचना था, अभी इसका क्या कर दिया गया है आपको, तो 10 रुपये कर दिया गया है। बाड़ी जानते हो जहाँ पर हम लोग फल वल लगाते हैं, ये देखो आप सभी अपने घर के सामने में भी कई लोग बल लगाते हैं, तो ये सब क्या है, बाड़ी है। और एक चीज़ याद रखना, जरूरी नहीं है अपने घर के पास ही लगाओ वही बाड़ी है, खेत में भी लगा रहे हो तो उसको भी बाड़ी से ही तुलना किया गया है, और साथ ही साथ जितना भी खेती होती हो रहा है उन सभी को बाड़ी में ही रखा गया है। बात करें हम सभी, इसमें क्या है, प्रावधान फल तथा सब्जी उत्पादन के लिए बीजों का वितरण किया जाएगा, और 4500 गाँवों में 1,45,000 बाड़ियों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये हमारी दाई है और बाड़ी में अपनी खड़ी है। उसके बाद है मोर गांव, मोर खेत, मोर रद्दा। रद्दा मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में सड़क को क्या बोला जाता है, रद्दा। तो हर किसी के खेत तक क्या हो सके, सड़क पहुंच सके। गांव में खेतों खलिहानों तक पहुंचने के लिए बनेगा सुविधाजनक पक्का रास्ता। ठीक है, अब खेत में नहीं बन जाएगा, खेत तक पहुंचने के लिए। अगर मान लो किसी खेत बहुत दूर होगा तो वो उस बेचारे को पैदल ही चलना पड़ेगा। स्वामी आत्मानंद जी की जयंती 6 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस योजना का घोषणा किया था, और मानक संचालन प्रक्रिया के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास इसको करेगा, लोक निर्माण विभाग उसमें साथ देगा और राजस्व विभाग भी इसमें साथ देंगे। ठीक है, ये है। अब देखो साथ ही साथ मछली पालन, अभी कुछ दिन पहले आप सभी ने एक चीज़ देखा होगा, जो राहुल गांधी जी हैं उड़ीसा के सांसद, वो कुछ दिन पहले एक मछली पालन में कोई मछुआरे के यहाँ जा कर के मछली खाए थे, साथ में खेत में बढ़िया पार्टी टाइप का बनाए थे। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि मछली पालन को खेती का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो क्या किए छत्तीसगढ़ सरकार, उसके पहले ही क्या कर दिया था, मछली पालन को खेती का दर्जा दे दिया था, और फिर राहुल गांधी ने उस पर एक तंज कसा था कि क्यों ना जो केंद्र में हमारे मोदी जी हैं वो भी ऐसा कर दें। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो इन चीज़ों को। अगला है कोऑपरेटिव बैंक से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने, और क्या होगा, किसान को बहुत सारे बिजली दरों में भी छूट मिलेगा इससे। तो ये सभी के लिए क्या किया जा रहा है, मछली पालन को भी खेती का दर्जा देने का बात चल रहा है, या दे दिया गया है बोल दीजिए। मत्स्य उत्पादन और मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में भी छत्तीसगढ़ देश क्या है, अग्रणी राज्य है। तो इस पॉइंट को याद रखना, मत्स्य उत्पादन और मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश का क्या है, अग्रणी राज्य है, ऐसा माना जाता है। पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में मत्स्य बीज उत्पादन में 13% और मत्स्य उत्पादन में 9% का वृद्धि हुआ है। प्रदेश के सबसे बड़े हसदेव बांगो जलाशय में 1000 केज की परियोजना स्वीकृत की गई है। ठीक है, इसी हसदेव बांगो जलाशय को ही क्या बोला जाता है, वहाँ पर मिनी माता बांध भी कहा जाता है। 120 मेगावाट का वहाँ पर जनरेशन होता है, याद रखना। अगला है वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन। तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं याद रखना। अब सभी जानते हो कि वन अधिकार के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य ने 4,41,000 से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका रकबा अगर बात करें तो 9,41,600 करोड़ के से भी ज़्यादा है। कुल 46,000 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है, जिसका रकबा 41,64,700 एकड़ से अधिक है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, ये आपको एग्जाम में उतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। बस एक चीज़ ये पूछ सकता है कि कौन सा जो नगर निगम है वो सबसे पहली बार मतलब वन अधिकार पट्टा बांटा था, तो उसको जगदलपुर याद रखना नाम को। ठीक है, बाकी कुछ खास ये नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वन अधिकार पट्टा देते हुए, ये फोटो है, बहुत सारे लोगों को वन अधिकार पट्टा दिया गया था। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, तो एक्चुअल में क्या है वार्ड कार्यालय का, बस एक ही चीज़ याद रखो, ये कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर सन 2019 से प्रदेश के समस्त नगर निगमों के वार्ड में ये स्टार्ट हुआ था। और मेन क्या है, वार्ड से रिलेटेड है, तो वहाँ के वार्ड को अच्छे से चलाना है, सड़क, बिजली, पानी, जितना सारा अच्छा सा भलाई वाला काम बोल सकते हो, सबका सब काम करने के लिए ये चीज़ किया गया है। अब देखो, ये जब बुकलेट छपा था तब उस समय क्या थे, छत्तीसगढ़ में 13 नगर निगम थे। अभी छत्तीसगढ़ में बढ़ करके नगर निगम कितने हो गए कि मुझसे नीचे कमेंट करके बताना इस चीज़ को। ठीक है, अगला देखते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट क्या है, मोर बिजली ऐप। तो छत्तीसगढ़ क्या है, देश में इस प्रकार का बिजली ऐप लॉन्च करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहाँ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं का घर बैठे लाभ मुहैया कराने के लिए मोर बिजली ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस बिजली ऐप का नाम भी पूछता है कभी कभी, बिजली ऐप का नाम क्या है, मोर बिजली ऐप नाम है। और प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 6 अक्टूबर सन 2020 से ये स्टार्ट किया गया था। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो CSEB है उसने ये किया था। मोर बिजली ऐप के नए फीचर्स को इसमें किया गया था शुभारंभ। और इसमें मेनली क्या क्या चीज़ें खास हैं ये देख लेते हैं हम सभी।
ठीक है। इसमें आप मेनली क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, देखो मीटर रीडिंग, गड़बड़ी सुधारने हेतु उपभोक्तागण मीटर की रीडिंग का फोटो खींचकर इस ऐप के द्वारा बिजली दफ्तर में भेजकर आसानी से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया जा रहा है। इसका डेट याद रखना, कब हुआ था, 6 अक्टूबर सन 2020 को हुआ था। इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मोर बिजली ऐप का। अगला हमारा पॉइंट है हाफ बिजली बिल। तो प्रदेश में निम्न एवं मध्यम वर्ग के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को क्या कर दिया जाए, राहत दिया जा रहा है। और ये कब से ये योजना स्टार्ट हुआ है आपका, तो 1 मार्च सन 2019 से ये स्टार्ट हुआ है। देखो इसमें जो इतने सारे फैक्ट्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। योजना अंतर्गत राज्य के सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली अब आधे बिल की राशि का छूट जाएगा। मतलब 400 यूनिट तक अगर आप लोग खर्च किए हो तो उसका हाफ पे बस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और 400 यूनिट बिजली खपत पर प्रति यूनिट कितना है, 2.30 रुपया देना होगा। माह सितंबर 2020 की स्थिति में बात करें तो 38,42,050 उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले चुके हैं और अब तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1336 करोड़ की सब्सिडी इसमें दिया जा चुका है। ठीक है, ये आप सभी देख लो, बाबा हैं हमारे खुश हैं क्योंकि बिजली बिल इनको आधा देना पड़ा है। ठीक है, अगला है मनरेगा। तो देखो मनरेगा से रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अभी तो इसका पहले 100 दिन का जहाँ मजदूरी दिया जाता था, अभी इसको कई जगहों पर बढ़ा करके 150 दिन का भी कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 26.34 लाख परिवारों को मनरेगा के जरिए रोजगार मिल चुका है। कुल 49.31 लाख श्रमिकों को इसमें काम मिला है। तो ये मनरेगा से रिलेटेड यहाँ से पूछता है, मेनली यही पूछेगा। जो मैं करंट अफेयर का जो आपको MCQs कराऊंगा उसमें इस चीज़ को कवर करूँगा कि मनरेगा से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पूछेगा। ठीक है, इतना सारा डिटेल्स में नहीं पूछता है, ये सरकार अपनी योजनाओं को बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए कर देती है, ये मनरेगा से लोग काम करते हुए। अगला है छत्तीसगढ़ के कड़ में बसे हैं राम वनगमन पर्यटन परिपथ का विकास। देखो एक्चुअल में क्या है ना, केंद्र में अगर बात करें, देखो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स का खेल है। भाजपा राम करके वोट लेती है तो कांग्रेस बोलती है कि क्यों ना भैया हम भी राम के नाम पे वोट ले लें। एक्चुअल में पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है, अच्छी चीज़ है। एक्चुअल में हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 9 स्थलों पर राम वनगमन पथ सर्किट बनाया जा रहा है, उसमें 9 जगहों को चुना गया है। जैसे कि सीतागढ़ हरचौकी कोरिया का है, रामगढ़ अंबिकापुर का है, सीरी नारायण जहाँ पर सबरी के जूठे बेर खाए थे भगवान राम ने कहा जाता है, जांजगीर चांपा में है। तुरतुरिया महर्षि वाल्मीकि का आश्रम में कहा जाता है वहाँ पर। और चंद्रखुरी एकमात्र कौशल्या माता का जो मंदिर है वो वहाँ पर है। राजिम में राजीव लोचन मंदिर है। ठीक है, और सिहावा जो कि धमतरी में है, महानदी का उद्गम स्थल भी कह सकते हैं वहाँ पर। और जगदलपुर बस्तर में साथ ही साथ जो रामाराम, हर साल सुकमा में जो रामाराम है वहाँ पर मेला लगता है, वो बहुत फेमस है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ क्या किया जा रहा है, वहाँ पर बनाया जा रहा है। टोटल 9 जगहों को इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र के कारण से कई जगहों पर इसका विरोध भी हुआ था। ठीक है, ये चंद्रखुरी जो कौशल्या माता का मंदिर है उसको भव्य रूप से और सजाया जाएगा। ये सर्किट है, कहाँ कहाँ पर भगवान राम के लिए क्या क्या चीज़ किया जा रहा है। ठीक है, भगवान राम मेनली कैसे गए थे छत्तीसगढ़ को क्रॉस करके, उसका ये डायग्राम है या मैप है छत्तीसगढ़ का कहा जा सकता है। देखो भगवान की माता कौशल्या का एकमात्र जो मंदिर है वो हमारे चंद्रखुरी में ही है। अब इसको क्या किया जा रहा है, इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसमें 15 करोड़ 75 लाख रुपए टोटल खर्च आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम सभी। ये सब मतलब राम वनगमन पथ से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे खर्च किए जाएंगे इसमें। बस यहाँ पर उतना ही इम्पोर्टेंट था राम वनगमन पथ से रिलेटेड। हो रहा अधोसंरचना का विकास, तो इसमें ग्रामीण अधोसंरचना में क्या किया जा रहा है, देखिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अधोसंरचना। तो अधोसंरचना से रिलेटेड हमारे एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट, हाँ तो इसको याद रख लेना, इंटरनेट अधोसंरचना ये इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए ना, ये इस योजना का नाम याद रखना, भारत नेट परियोजना। कौन सा, मतलब गाँव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सा योजना चल रहा है, भारत नेट परियोजना। इसके तहत फाइबर ऑप्टिक्स जो है उसके मदद से गाँव में इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। और योजना के दूसरे चरण में 5,987 ग्राम पंचायतों में लगभग 32,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है। तो ये भारत नेट का नाम याद रखना। जिला खनिज, ये DMF क्या होता है, कई लोग नहीं जानते हैं, तो देखो DMF क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे दंतेवाड़ा में NMDC है, ठीक है,
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब वो क्या करता है, यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ से खनिज निकाला, अब वो जा कर के बाहर में बेचता है, तो पैसा तो कहाँ से कमाया, हमारे छत्तीसगढ़ से कमाया ना। तो अपने 2% हिस्सा, कितना परसेंट हिस्सा कहा जाता है, 2% हिस्सा जो CSR फंड का होता है, या कहीं कहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा होता होगा, उसको क्या करना पड़ता है, उसको यहाँ के लोगों के ऊपर खर्च करना होता है। तो वही कहलाता है DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, या हिंदी में कहा जाता है उसको जिला खनिज न्यास। मतलब अगर यहाँ से आप 100 करोड़ रुपए कमाए हो तो 2 करोड़ रुपए यहाँ के लोगों के विकास के लिए आपको खर्च करना ही पड़ेगा। यही है DMF, जो कि कलेक्टर के अंदर में आता है, और कलेक्टर अपने मन से जो भी अच्छे अच्छे काम करने होते हैं उसमें इसको खर्च करते हैं, और इस DMF का कोई हिसाब किताब रखता नहीं है। इसलिए मैक्सिमम जो कलेक्टर लोग होते हैं पार्टी वार्टी करते हैं, तो उस पार्टी का पैसा भी इस DMF से ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम सभी, किसानों का कर्ज माफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। नवंबर 2018 तक लिए गए 17,82,000 किसानों के 8,755 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण का क्या किया गया है, माफी किया गया है। सरकार बनते ही क्या किया गया था, 17 दिसंबर 2018 सरकार ने गठन के दिन एवं कैबिनेट की पहली बैठक में अल्पकालीन ऋणों को माफ़ कर दिया था। मैं एक्चुअल में ये जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने पहले ही कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ कर देंगे, जो धान का जो खरीदी है वो 2500 रुपये कर देंगे, और साथ ही साथ जो गरीब युवा हैं उनको भी 2500 रुपये प्रति महीना देंगे, जो बेरोजगार हैं। ऐसे बहुत सारे घोषणाएं किए थे, उसमें से एक ये था कर्ज माफ़ी वाला। तो कर्ज माफ़ तुरंत का तुरंत उन्होंने क्या कर दिया था। अल्पकालीन कृषि ऋण माफ़ी योजना 2018 के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसके तहत 30 नवंबर 2018 तक सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लिए गए सभी कृषि ऋणों को माफ़ कर दिया गया था। ठीक है, बात करें सिंचाई कर भी माफ़ कर दिया गया था। 244 करोड़ रुपए के पिछले 15 सालों का सिंचाई कर माफ़ कर दिया गया था, जिससे 17 लाख किसानों को फ़ायदा हुआ था। ये हमारे देश का एक किसान, छत्तीसगढ़ राज्य का एक किसान कह सकते हैं। वनोपज संग्रहण 2020-21, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के संग्रहण में देश में कौन से नंबर पर है, तो पहले नंबर पर आता है, तो इस चीज़ को याद रखना। अगला है, छत्तीसगढ़ में 6 माह में भी लघु वनोपज के संग्रहण का सालाना लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया था, और चालू संग्रहण वर्ष के दौरान राज्य में जुलाई 2020 तक 112 करोड़ के 4,75,000 क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण किया गया था। तो ये बस इतने सारे फैक्ट्स हैं। हाँ, ये याद रखना, महुआ का जो समर्थन मूल्य है वो 17 रुपये से बढ़ा करके 30 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया था, और वनोत्पादों की रिकॉर्ड खरीदी एक वर्ष में 2500 करोड़ रुपए की आय वनवासियों को देने का इंतजाम किया गया है। फिर ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अगर आप सभी वित्तीय वर्ष 2019-20 में बात करोगे तो लघु वनोपज संग्रहण हुआ था आपका टोटल 50 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, 19 करोड़ का हुआ था। अगर हम सभी अभी का बात करें तो आपको 20-21 का डाटा याद रखना, 200 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, 130 करोड़ रुपए प्राप्ति हुआ पूरा का पूरा। इसमें क्या हुआ है, सब में कमी आया है, कारण एक ही है आपका कोरोना के कारण से जो लक्ष्य था उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। लघु वनोपज प्रसंस्करण का जो लक्ष्य था वो 10 करोड़ रुपए था, और 2.50 करोड़ का ही प्राप्ति हो पाया। कच्चा वन का भी क्या किया गया था, 75 करोड़ का रखा गया था, लेकिन ये भी कम हुआ, 30.38। ये पूरा का पूरा कोरोना के कारण क्या हुआ था, जितना का लक्ष्य था उतना की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, अब अगला जो है वो है आपका चिट फंड। तो देखो, चिट फंड तो एकदम घोटाले वाले लोग हैं, तो यहाँ पर आपको कभी पैसा तो निवेश करना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों ने किया था जिससे उनका पैसा डूब गया था। तो छत्तीसगढ़ में 13,500 से अधिक निवेशकों के साथ उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के निवेशकों को भी लौटाई गई है राशि। पिछले 2 वर्षों में चिटफंड कंपनियों से वसूली गई 9 करोड़ रुपये, और उसको क्या किया गया था, देखो फर्जी चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर 16,796 निवेशकों को 7.5 करोड़ रुपए वापस किया गया है, 7.5 करोड़। ठीक है, उससे भी ज़्यादा पैसा वापस कर दिया गया। तो चिटफंड में कभी पैसा मत लगाना, क्योंकि हमेशा चिटफंड कंपनियां फ्रॉड निकलती हैं मैक्सिमम केसेस में। बस ये वीडियो यहीं तक था। ठीक है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये सबल करके एक बुक है, ये मेरे ऐप में आपको फ्री में मिल भी जाएगा। आप सभी इसको करंट अफेयर वाला जो सेगमेंट है वहाँ जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो और देख भी सकते हो, और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से एक आध क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए छत्तीसगढ़ का पूरा हम लोग समझ लो 2 साल का करंट अफेयर खत्म कर लिए, और जो इसमें के बाद जो चीज़ नया अपडेट आया है उसको मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
क्योंकि मैं और मेरी टीम आप सभी के लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेकर के आती रहती है। देखो गौरव सर हमारे यहाँ मैथ्स पढ़ाते हैं, चंद्रकांत सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं छत्तीसगढ़ पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ इंडिया जीएस का भी क्लासेस चल रहा है, और कई लोग कंप्यूटर के लिए बोल रहे थे, तो कंप्यूटर का कोर्स लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।